मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल रियल ड्रीम ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में बच्चों आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो बोला जाए ना कि पूरा जैक बोर्ड के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो अगर कोई लेके आया है तो वो इस वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, ये वीडियो बच्चों आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये गारंटी है कि 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा, तो यहीं से आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो आप लोग बिना देखे इसको अगर स्किप कर दिए तो कुछ नहीं मिलने वाला है आप लोग को। और एक बार अगर आप लोग देख लिए तो इतना मिलेगा कि आप लोग संभाल नहीं पाइएगा, तो पूरा झोला भर मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग देख लो वरना पछताओगे, रोते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा उसके बाद। आज लास्ट मौका है, देख लेना, जरूर देख लेना, कान खोल के सोच लो। ये मत सोचना कि कौन टीचर है, आप लोग देख लो, ये डिटेल मैंने लिखा है, कैसे लिखा है सब लोग देख लीजिएगा। चलिए, तो देखिए यहाँ पे 100% आने के पीछे रीजन है। देखिएगा बच्चों, बिना देर किए हुए देखिए यहाँ पे क्या श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। यानी कि बच्चों जो कृष्ण के प्रति जो अपने अनन्य प्रेम जो था गोपिया का बच्चों, वो किस प्रकार किया। वो मतलब इस प्रकार पागल थे कृष्ण के प्रेम में कि सोते जागते दिन रात रटते, मतलब उनका ही नाम जाप करते रहते थे। अगर उधर वो युग संदेश भी सुनाते थे ना, तो उसकी बातों पर वो ध्यान नहीं देती थी। बच्चों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ देखिए 2013 में देखने को मिला है, 17 में, 20 में, 25 में भी 100% मिलेगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को निम्नलिखित युक्तियों से व्यक्त किया है। वे स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ पर लिपटी हुई चींटी कहती है। मतलब जिस प्रकार अगर गुड़ में चींटियां लिपट जाती है, तो जब तक गुड़ वहां से खत्म नहीं होता तब तक वहां से चींटी बाहर निकल नहीं पाती है। उस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में डूब चुकी थी बच्चों। ठीक है, वे स्वयं को हरिल पंछी के समान कहती है, जिसने जिसने कृष्ण कृष्ण प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता से थामा हुआ है। वे मन वचन, यही बात बोले बच्चों, मन वचन क्रम से कृष्ण को मन में धारण किए हुए हैं। वे जागते सोते दिन रात और यहाँ तक कि सपने में भी श्री कृष्ण का नाम रटती रहती थी। बच्चों तो ये बिल्कुल इजी है, आप लोग लिख के आइएगा, घर दौड़ा के आइएगा, आप लोग देख के आइए, 100% आने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहीं से भी कोई फॉल्ट नहीं है, सब के सब क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए। देखिए ये भी क्वेश्चन 15 में, 2016 में, 18 में, 25 में लिख लीजिए, ये भी देखने को मिलतेगा। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट कैसे बन जाता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाने दिए। तो देखिए बच्चों, निम्न यहाँ पे ये लाइन आप लोग जरूर बना के लिखिएगा कि गोपियों ने निम्न उदाहरणों के माध्यम से, निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाने दिए। उन्होंने कहा कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई। वे ना तो कृष्ण से अपनी बात कर पाती है, ना किसी अन्य से। वे कृष्ण के आने के इंतजार में ही जी रही है, किंतु श्री कृष्ण ने स्वर्ग न आकर योग संदेश भिजवा दिया। इससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे सारा आंसर आपको मिल जाएगा। आप लोग बिना देर किए हुए सारे आंसर को लिखना है, लिख लीजिए, एक बार रीड कर लीजिएगा और इसी प्रकार से आप लोग को आंसर करके आना है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए यहाँ पे गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार बच्चों राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वो प्रजा के हित के लिए कार्य करे। ठीक है, यानी कि प्रजा को, यानी कि उनके राज्य में प्रजा को सताया ना जाए, वो ऐसा काम करे। ठीक है, देखिए 17 में देखने को मिला है, 24 में चांस है कि यहाँ भी आने का चांस बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, गोपियों क्या है, गोपियों द्वारा क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पे गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान करने में क्या व्यंग निहित है। 2012 में, 19 में, 25 में क्यों नहीं आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आप लोग मतलब देख के ही जाइएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग बोर्ड पे। चलिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप लोग देखिए ये सारे क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है बच्चों, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बोला जाता है ना, ये वीवीआई एकदम 100% वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है,
चलिए, इस प्रकार से आप लोग को सारा आंसर है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोग को समझ में नहीं आता होगा, तो ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, वो जैक बोर्ड द्वारा ऑफ़िशियली हम आपको बता रहे हैं। एकदम 100% वीडियो। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका वीवीआई है। सारे के सारे क्वेश्चन जो मोस्ट वीवीआई है बच्चों, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो बेहतर है, इस कथन पर अपना विचार दीजिए। क्योंकि बच्चों, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता, तो राम और लक्ष्मण जो थे बच्चों, राम और लक्ष्मण राम और लक्ष्मण दोनों के पास क्या था? साहस था और शक्ति भी था, लेकिन विनम्रता जो था बच्चों किसमें था? तो राम में था। जबकि ये क्या थे? उग्र थे। ये लक्ष्मण क्या थे? उग्र थे। तो ये क्यों होना चाहिए? तो ये आप लोग यहाँ पर एक बार पढ़िए और इसका आंसर कंफर्म कीजिए। एकदम ज़रूर क्वेश्चन टैली करेगा, आप लोग को विश्वास है। ये हम लोग वैसे नहीं बोल रहे हैं, काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी मतलब सिद्ध करने के बाद ये चीज़ हम क्वेश्चन को अपलोड किए हैं आज। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषता लिखिए। लक्ष्मण क्या था बच्चों? कि लक्ष्मण वे व्यंग वचनों से परशुराम को पीड़ित करते थे। ये क्या, लक्ष्मण बहुत उग्र और प्रचंड थे। उनकी जबान तीखी थी, एकदम जो बोलते थे तीखा वार करता था। किस पे? परशुराम पे। एकदम कड़क बोलते थे, एकदम लगता था कि एकदम छुरा जैसे मतलब जा रहा है, वैसे बोलते थे। ठीक है? अपने अपने से बड़े तथा गुरु जैसे व्यक्तियों को भी भला बुरा कहने के बाज नहीं आते, मतलब कहने से वो रुकते नहीं थे। ठीक है? तो इस प्रकार से आप यहाँ पे पॉइंट देख सकते हैं और ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में बच्चों। बिल्कुल इसको स्किप नहीं कीजिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ध्यान दीजिए आगे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देख लीजिएगा। क्या है? परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएँ हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, अभी ही हम बता दिए थे कि लक्ष्मण को कोई कोई अगर कहीं थोड़ा-सा गुस्से में बोल दिया तो उनका जवाब उसी लाइन में वो दे देते थे। जबकि राम वैसे नहीं थे, वो सोचते थे, समझते थे, उसके बाद जवाब ऐसा देते थे। जवाब इनका भी तगड़ा रहता था, लेकिन वो डायरेक्ट मतलब किसी को वार नहीं करता था। और लक्ष्मण का बात ऐसा लगता था कि तलवार की धार है ना, वैसे लगता था, डायरेक्ट वार करता था परशुराम पे। ठीक है? तो ये पॉइंट बच्चों आप लोग देख लीजिएगा। सारे पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है और ये डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए इसको हल्के में ना लेकर बिल्कुल आप लोग कंप्लीट करके जाना है। ठीक है? चलिए। चलिए, देखिए लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषता क्या थी बच्चों? लक्ष्मण तर्कशील स्वभाव वाले थे। परशुराम के साथ वार्तालाप के समय उन्होंने तरह-तरह की तर्क प्रस्तुत किए। लक्ष्मण अत्यंत बुद्धिमान थे। वे कभी तो बुद्धि का प्रयोग कर परशुराम को क्रोधित कर देते और कभी उनकी प्रशंसा करते-करते भी व्यंग करते थे। ठीक है? जैसे वो बोलते थे कि अगर कोई वीर योद्धा है, तो वीर यानी कि वो युद्ध भूमि में अपना वीरता दिखाते हैं, ना कि यहाँ। ठीक है? और वो बोलते हैं कि असली वीर वही होता है जो युद्ध भूमि में सामने से वार करता है, पीछे से वार नहीं करता है। ऐसा-ऐसा बात वो करते हैं। ठीक है? देखिएगा यहाँ से ये भी क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है देख लीजिएगा बच्चों। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है बच्चों जो जैसे-तैसे लिया गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलेंगे, तो मुझे जो करना होगा वो कीजिएगा, लेकिन ज़रूर देखिएगा और आप लोग कंप्लीट करके जाइएगा। फिर एक बार हमें कमेंट करके एग्ज़ाम देने के बाद कमेंट करने आइएगा वीडियो पे। लेकिन कीजिएगा, लेकिन देख के जाइए। कवि जयशंकर प्रसाद ने जो सुख का स्वप्न देखा था, उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? देखो, तो कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था, उसे आत्मकथा कविता में चाँदनी रात में मिलने वाली प्रेयसी यानी प्रेमी, है ना? प्रेयसी के रूप में अभिव्यक्त किया है। कवि अपने सुखद स्वप्न का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो मधुर चाँदनी रातों की उज्ज्वल गाथा कैसे सुनाऊँ? वह चाँदनी रातों में एक साथ बैठकर खिलखिलाते हुए होने वाली बातों को कैसे सुनाऊँ? देखिए बच्चों, ये जो आत्मकथा में क्या है बच्चों कि कवि जो है, कवि की यानी कि विवाह हो चुकी थी और वो विवाह होने के बाद जो यानी कि जो बच्चों ये पहली रात होती है, उस रात में बच्चों वो चाँदनी रात में उनके बाद उनकी पत्नी के क्या हो जाती है? देहांत हो जाती है और वही यादगार वही पल को वो मतलब अपनी कविता के माध्यम से यहाँ बताने की प्रयास किए हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी वेरी इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन बच्चों इम्पोर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ मतलब ऐसा नहीं लिया गया है कि जो एग्ज़ाम में
नहीं आ सकता है। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? स्मृति को पाथेय अर्थात रास्ते का भोजन, सहारा या कंबल बनाने का आशय यह है कि कवि अपने प्रेम की मधुर यादों के सहारे ये जीवन जी रहे हैं, अर्थात कवि को अपने प्रिय की बहुत याद आ रही है। बच्चों, ये स्मृति को पाथेय बनाने का अर्थ यह है बच्चों कि जो यानी कि कवि के जो ये कुछ पल, जो कुछ समय था, तो इतना रंगीन था वो समय बच्चों, वही समय को वो याद करके पूरा जीवन बिताना चाहते हैं। तो इसी बात को यहाँ स्मृति को पाथेय बनाने में लिखा गया है। ये भी क्वेश्चन बच्चों इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बच्चों, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया गया जो इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है कि कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? कवि की जो आँख है बच्चों, वो फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो देखो बच्चों, यहाँ पे देखो क्या है, फागुन की प्रकृति होली वाला समय याद करो बच्चों, होली से पहले या होली, है ना? फागुन की प्रकृति की सुंदरता में ऐसा निखार आ गया है कि उसकी आभा समा नहीं पा रही है। फागुन की हवा का स्पर्श पाते ही धरती का कोना-कोना उल्लास से भर उठता है। फागुन की सुंदरता सर्वव्यापक हो गई है। उसके सौंदर्य की मादकता ने जैसे जादू करके कवि की दृष्टि को ऐसे बाँध दिया है कि उनकी आँखें हट नहीं पा रही है। जितना भी तरह-तरह के फूल वगैरह हैं बच्चे, सब फागुन में खिलने लगते हैं। एकदम सुगंध ह हवा यानी जैसे जो हवा का झोंका चलता है उसमें जो सुगंध होती है, वो एकदम हम लोगों तक पहुँचती है। ऐसा लगता है जैसे एकदम पूरा एकदम लाइट हो, यानी कि बिजली का पूरा जाल बिछा हुआ है, एकदम एकदम सुंदर जगमग-जगमग करता है पूरा, बाग से लेकर पूरा एरिया। तो ये भी क्वेश्चन देखिए बच्चों 12 में, 15 में, 17 में ये सारे पूछा गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है आपका। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक भी क्वेश्चन बिना सर्च का नहीं लिया गया है। सारे क्वेश्चन जो लिया गया है बच्चों, ये आपका एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन में से जो आएगा तो आएगा। अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो बच्चों, अट नहीं रही है कविता में कवि निराला ने प्रकृति की वास्तविकता, सुंदरता का व्यापक वर्णन किया है, उसे हर जगह छलकता हुआ दिखाया है। कहीं सांस लेते हैं का आशय आशय है कि मादक हवाएं चल रही है, घर घर में भरने के भी अनेक रूप हैं। ठीक है? शोभा का भरना, फूलों का भरना, खुशी और उमंग का भरना, उड़ने को पर करना भी ऐसा सांकेतिक प्रयोग है जिसके विस्तृत अर्थ है बच्चों। तो ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। आप लोग यहाँ तक ये भी कर सकते हैं कि एक बार मेरी बातों को आप लोग सुन लीजिएगा, रात में सोने समय तो भी लिख सकते हैं बच्चों। आप लोग आँख बंद करके आंसर लिख सकते हैं। चलिए देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है बच्चों, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो नहीं आएगा बच्चों, तो आप लोग जो कीजिएगा, जो मन में आए वो कीजिएगा, लेकिन एक बार ज़रूर देखिएगा। फागुन में प्रकृति की सुंदरता में ऐसा निखार आ गया है कि उसकी आभा समा नहीं पा रही है। फागुन की हवा का स्पर्श पाते ही धरती का कोना-कोना उल्लास से भर उठता है। फागुन की सुंदरता सर्वव्यापक हो गई है। उसके सौंदर्य और मादकता ने जैसे जादू करके कवि की दृष्टि को ऐसे बाँध दिया है कि उसकी आँखें हट नहीं पा रही है। मतलब इस प्रकार इतना सुंदर दृश्य बन जाता है बच्चों कि अगर आँख चाहे मोड़ना भी, तो आँख नहीं मोड़ पा सकते हम लोग। ठीक है? ये सुंदरता से, फागुन की सुंदरता से। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए क्या है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बच्चों की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है बच्चों? ये भी क्वेश्चन आपका 100% 2025 में आएगा तो आएगा। ठीक है? देख लीजिए यहाँ क्या है कि बच्चे की मुस्कान निश्चल, यानी कि बच्चे का जो मुस्कान होता है बच्चों, उसमें किसी प्रकार का कोई सोचा-समझा नहीं होता है, स्वाभाविक, उन्मुक्त, सभी को प्रभावित करने वाली होती है। बच्चों की मुस्कान दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण होती है, उसके मुस्कान में आकर्षण होता है ना? क्या होता है? आकर्षण। अगर एक बच्चा मुस्कुराएगा तो एक बीमार व्यक्ति भी सही हो सकता है बच्चों। बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निश्चलता नहीं होती, बल्कि परिस्थिति सापेक्ष होती है। बड़ों की मुस्कान में कृत्रिमता, यानी कि जो बड़े का जो मुस्कान होता है बच्चों, वो सोचा-समझा मुस्कान होता है। सोचेगा तब हँसेगा, लेकिन बच्चा जो है ना, अपने-अपने मुस्काएगा, ऐसा खिलखिलाएगा जैसे लगता है एकदम से क्या उसको मिल गया है। बड़ा व्यक्ति बंधी हुई मुस्कान ही बिखेर पाता है। बड़े व्यक्ति की मुस्कान में नैसर्गिक नैसर्गिक सौंदर्य
नहीं होता। मतलब ये बिना सोचे समझे ये हँस नहीं सकते यार, बिना सोचे समझे जो हँस सकता है वो बच्चों में ऐसा ही होता है बच्चों। ठीक है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? फसल फसल की हाथों की गरिमा और महिमा कहकर कवि ने क्या क्या व्यक्त करना चाहा? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ क्या है। इसमें कवि कवि कहना चाहता है कि किसानों के हाथों का प्यार भरा स्पर्श ही ये फसलें इतनी फूलती-फलती है। यह किसानों के श्रम की गरिमा और महिमा ही है जिसके कारण फसलें इतनी अधिक बढ़ती चली जाती है। कहने का मतलब बच्चों क्या है? इसको महिमा और गरिमा क्या कहा है किसान के हाथों? अगर किसान के हाथ यानी किसानों का हाथों का स्पर्श नहीं रहेगा तो ये खिलखिलाती हुई ये क्या बोलते हैं? फसलें नहीं तैयार हो पाएगी। और ये यह किसानों के श्रम की गरिमा और महिमा है बच्चों, जिसके कारण फसलें इतनी अधिक बढ़ती चली जाती है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं हम लोग। एक भी क्वेश्चन आपका फोकट का नहीं है, फोकट का है, फ्री में मिल रहा है, आप लोग देख तो लीजिएगा, नहीं भिड़ेगा तो कहिएगा एक बार। बस आप लोग का प्यार चाहिए, आप लोग एग्जाम में टैली करेगा, फिर मेरे वीडियो पे आइएगा, अगला सब्जेक्ट का भी इसी तरह धुआं-धुआं उड़ा करके हम क्वेश्चन को भी टैली कराएँगे। चलिए, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? कवि यानी कि नागार्जुन है, उसके अनुसार फसल क्या है? तो कवि के अनुसार फसल क्या है बच्चों? पानी, मिट्टी, धूप, हवा, मानव श्रम का मिला-जुला रूप है। इसमें सभी नदियों का पानी का जादू समाया हुआ है। कवि के अनुसार फसल नदियों के पानी का जादू, मनुष्य के हाथों की के स्पर्श की महिमा, भूरी काली मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की किरणें का रूपांतरण तथा हवा की थिरकर का सिमटा हुआ संकोच है। इस प्रकार फसल, प्रकृति और मनुष्य के परस्पर सहयोग की सृजनात्मक परिणाम है बच्चों। ये जो है बच्चों सबसे पहले यहाँ पानी, मिट्टी, धूप, हवा, मानव श्रम और नदियों की पानी का जादू है। ये चीज़ आप लोग और मिट्टी का गुणधर्म, ये चीज़ आप लोग भूलिएगा नहीं बच्चों, ये ज़रूर इंक्लूड करके लिखिएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया सिर्फ। ठीक है? इसको भी देख लीजिएगा थोड़ा। कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन-किन रूपों किन-किन रूपों के किन-किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया, इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा। कवि कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को अनेक बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। बच्चे की मुस्कान को कवि ने मृतक व्यक्तियों में प्राण डालते हुए अमृत के रूप में वर्णित किया है। बच्चों की मुस्कान की समानता अपनी झोपड़ी में खिल रहे कमल के फूल से किया है। बच्चे के धूल दूसरे शरीर को परागयुक्त कमल और उसकी मुस्कान को कमल के खिलने के रूप में चित्रित किया है। कवि ने बांस और बांस और बबूल से शेफालिका के फूल झड़ने का सुंदर दृश्य वर्णित करते हुए अत्यंत आकर्षक बिंब की रचना की है। ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा बच्चों, इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यहाँ पे क्या है, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं, तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं? जब बच्चों, जैसा कि समझ लीजिएगा बच्चों कि खेसारी लाल पहुंच चुके हैं कहाँ पे? स्टेज पे, वो गाना गा रहे हैं और गाना गाते के समय उनका जो है वो क्या लड़खड़ाने लगे। उनका जो है सुर मतलब डिस्टर्ब हो गया, लड़खड़ा गया, ताल टूट गया। तो उस समय क्या होता है बच्चों? तो देखिए, सफलता के चरम शिखर पर पहुँचने के दौरान ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब व्यक्ति लड़खड़ाने लग जाता है। ऐसे समय उनके सहयोगी ही उसे बल, उत्साह, शाबाशी और साथ देकर सँभालते हैं। अच्छे सहयोगी उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। मतलब देखते होंगे कि अगर मेन गायक नहीं गा रहा है तो उसके जो पीछे जो सारे गायक होते हैं उसके नीचे वाले वो सुर में सुर मिलाकर, ताल से ताल मिलाकर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? तो ये बात को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या है? देख लीजिएगा। संगीतकार किन-किन रूपों में मुख्य गायक-गायिकाओं का सहयोग करते हैं? संगीतकार जो हैं बच्चों, वो मुख्य गायक का किन-किन मुख्य संगीतकार किन-किन मुख्य रूपों से मुख्य गायक और गायिकाओं का सहयोग करते हैं। ये क्वेश्चन 100% आएगा बच्चों, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। नहीं आएगा तो हमको बोलिएगा, ठीक है? संगीतकार निम्नलिखित रूपों में मुख्य गायक-गायिकाओं की मदद करते हैं। वे मुख्य गायक-गायिकाओं के ऊँचे स्वर में अपना स्वर मिलाते हैं। गायक-गायिका जब अंतरे की जटिल तान में खो जाते हैं, तब वे अस्थाई को सँभाले रहते हैं। यानी कि जब बच्चों अगर मुख्य गायक है, उनकी जो गाते-गाते राग बीच में अगर टूट जाता है,
उस चीज़ को, वही सुर को तो अपने से जोड़ के जो संगीतकार होता है उनकी मदद करता है, किनको? मुख्य गायक को। गायक-गायिका जब सुर से भटक जाते हैं तब संगीतकार अस्थायी पंक्ति के गायन द्वारा उन्हें उसी सुर में वापस ले आते हैं। देखिएगा कि अगर गाना गाते हैं कोई मुख्य गायक और वो अगर भटक जाते हैं तो पीछे वाला जो बैक वाले जो बैक सिंगर होते हैं उसी को बोला जाता है बच्चों संगीतकार। तो जो बैक वाले जो गायक हैं वो अलग से ताल मिलाकर उसी को मतलब आगे बढ़ाते हैं, तब तक फिर मुख्य गायक रेडी हो जाता है। इस प्रकार आप लोग देख लीजिएगा। चार सप्तक में जब गायक-गायिकाओं को स्वर बूझने लगता है, तब संगीतकार उनकी मध्यम स्वर में अपना स्वर मिलाकर सुर को सँभाल लेते हैं। वे गायक-गायिका के अकेलेपन के एहसास को दूर करते हैं। वे गायक-गायिका के पीछे टूटे हुए सामान को समेटते हैं। ठीक है? ध्यान दीजिएगा आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी क्वेश्चन देखिए इम्पोर्टेंट है। संगीतकार से व्यक्ति संगीत के अलावा और किन-किन क्षेत्रों में देखा जाता है? तो वो बच्चों संगीतकार जो है, वो संगीत के अलावा किधर शादी में हो गया, किसी तरह का पार्टी हो गया, कोई छोटा-मोटा नाटक हो गया, जैसे मूवी हो गया, ये सब है ना? देखिए संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा बड़े-बड़े नेताओं, अभिनेताओं, संतों, महात्माओं के साथ भी इसी प्रकार के सहयोग करते हैं। नेताओं के इर्द-गिर्द वाले सभी सहायक उपनेता अपने बड़े नेता के महत्व को बढ़ाने में लगे रहते हैं। आम कार्यकर्ता, झंडे लगाने वाले, नारे लगाने वाले कार्यकर्ता संगीतकार की भूमिका को निभाते हैं। संतों, महात्माओं के आने से पहले ही उनकी महिमा का गुणगान करने वाले भक्त और उनके जाने के बाद उनका प्रचार करने वाले भक्त भी संगीतकार के समान होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ठीक है? कि नेताजी का जो पार्ट है बच्चों, उससे क्या संदेश मिलता है? ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसको भी इम्पोर्टेंट वीवीआई इम्पोर्टेंट मानिएगा। नेताजी का चश्मा जो है बच्चों, कहानी का संदेश लोगों में देश प्रेम, क्या यही मेन बात है, क्या है? देश प्रेम की भावना जगाता है। हवलदार साहब के माध्यम से देश के प्रति त्याग की भावना को उन्मुख करना ही इस कहानी का संदेश है। लोग अपने देश के बारे में सोचें, वो लंगड़ा क्या जाएगा। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन आ गया। ये क्या है बच्चों? उसमें संदेश यही देता है कि चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, लेकिन उसके अंदर अगर देश प्रेम की भावना है, तो वो लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, वो देश की सेवा कर सकता है, देश के लिए मर मिट सकता है। उसके लिए वो नहीं है कि वो सेना के रूप में जाएगा तभी वो देश के लिए काम मरता है, देश से प्रेम करता है। ठीक है? चलिए, अब ये क्वेश्चन तो मोस्ट वीवीआई है, ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट लगा दीजिएगा इसको। क्या लगा दीजिएगा? मोस्ट वीवीआई। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है, पागल। यह कथन किससे कहा? तो पान वाले ने यह कथन, पान वाला पूर्णतः पनेरी है। पान वाला पूर्णतः पनेरी है, हमेशा पान इस तरह ठूसे रहता था और पचर-पचर फूकते रहता था। ठीक है? तो इस प्रकार से बच्चों, और उसका एकदम तोंद लड़का हुआ था। तो देखिएगा उसे देशभक्ति से कोई संबंध नहीं। उसका जो संबंध केवल अपनी दुकानदारी से था। किसका बच्चों? पान वाला का। इसी से वह कैप्टन को पागल मानता था। कैप्टन कौन है बच्चों? लंगड़ा जो व्यक्ति था, जो चश्मा बेचता था, वही कैप्टन है बच्चों। उस पर व्यंग करता है कि वह लंगड़ा फौज में क्या जाएगा। दूसरी ओर वह गरीब चश्मे वाला चाहता था कि नेताजी की मूर्ति किसी प्रकार अधूरी नहीं रहे। कैप्टन पर पान वाले की टिप्पणी मूर्खतापूर्ण है। यानी इस प्रकार जो कैप्टन के प्रति जो ऐसा सोचता था, ये कौन? पान वाले, ये उनका मूर्खतापूर्ण था। वही बोला कि लंगड़ा होने से, चाहे अंधा होने से, वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो फौज में जाने का मतलब ये नहीं है बच्चों, जो देश के सेवा, हर देश के हर वो व्यक्ति, वो क्या है, देश का मतलब क्या बोलते हैं, सेना है, जो देश के बारे में सही सोचता है, देश के भलाई चाहता है, वो सब देश प्रेमी है। ठीक है? नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, क्या आगे? पठित पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। ये भी आप इसको भी मोस्ट लगा के बना दीजिएगा। ठीक है? वीवीआई क्वेश्चन है ये भी।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बाल गोविंद भगत प्रभु भक्ति में मस्ती रहे गीत गाया करते थे। उनके गानों में सच्ची टेर होती थी, यानी कि सच्ची सुर और ताल होती थी। उनका स्वर इतना मोहक, ऊँचा और आरोही होता था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध मतलब उसमें डूब जाते थे, लीन हो जाते थे, ठीक है? औरतें उस गीत को गुनगुनाने लगती थी। खेतों में काम करने वाले किसानों के हाथ और पाँव एक विशेष लय में चलने लगते थे। उनके संगीत में जादुई प्रभाव था। वह मनमोहन प्रभाव प्रभाव सारे वातावरण पर छा जाता था। यहाँ तक कि घनघोर सर्दी और गर्मियों की उसमें भी यानी कि गर्मी भी उन्हें डिगा नहीं पाती थी। यानी कि बच्चे वो जाड़ा रहे, सर्दी रहे, धूप रहे, सब हर समय उनका जो एक गीत था गाने का, सो लोगों को लुभाने का, अपने धान के लिए अगर खेती करने जाते थे, तो वहाँ भी ग गीत गाने शुरू कर देते थे। उसके पीछे-पीछे सारी महिलाएँ लोग सुर से सुर मिलाकर गीत गाया करती थी। हलवाओं का जो हल है, एक समान गति से चलने लगता था बच्चों, तो ये सारी चीज़ देखने को मिलता था। चलिए नेक्स्ट बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे क्या है? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या जो है बच्चों, अचरज का कारण क्यों थी? तो बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को हैरान कर देती थी बच्चों। वे भगत जी की सरलता, सादगी और निस्वार्थता पर हैरान होते थे। भगत भूलकर भी किसी से कुछ नहीं लेते थे। यानी कि बच्चों, भगत जो थे, वो किसी का सामान बिना पूछे, किसी के खेत-बाड़ी में बिना मतलब शौच के लिए भी नहीं जाते थे कि यहाँ तक अपना खेत में जाते थे। और अगर जो कुछ भी अगर खेती-बाड़ी करने के बाद जो कुछ भी उनको मतलब हासिल होता था बच्चों, वो सबसे पहले अपने गुरु के चरणों में ले जाते थे। कबीर पंथ मठ में जाकर देते थे और उनको जो रिटर्न मिलता था, जो वापस मिलता था, उसको प्रसाद के रूप में लेकर आते थे और अपना जीवन का लालन-पालन करते थे। ठीक है? तो इस प्रकार से आप इसको देख लीजिएगा पढ़ के एक बार और कंप्लीट आप लोग आसानी से लिख पाइएगा। बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करना है। देखिए, भगत भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएँ किस प्रकार व्यक्त की थी बच्चों? तो भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर जो है, वो क्या किए थे? उनको बीच आँगन में लेटाकर उसकी चटाई पे और क्या किए थे? सारे फूल फूल को तोड़कर सारे तरफ बिखेर दिए थे और क्या मतलब रोने की बजाय वो खुश होके गीत गाने बजाने का काम कर रहे थे। यहाँ तक कि अपनी पतोहू को भी रोने की बजाय हँसने को बोलते थे। हँसने यानी कि खुशी मनाने के लिए बोलते थे। वो कहते थे कि यही मतलब ये सही हुआ है कि अभी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, इसमें रोने का कोई बात है ही नहीं है। मतलब इसमें सबको खुशी मनाइए, उत्सव मनाइए क्योंकि आत्मा आत्मा का क्या हो गया है? परमात्मा से मिलन हो गया है। यानी कि जिस प्रकार एक प्रेमी का प्रेमिका से मिलन हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा से प्रेआत्मा का देखिए यहाँ क्या बोला विरहनी विरहनी क्या दिया विरहनी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई है। उन दिनों के मिलने वाले बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और अमरता का भाव व्यक्त किया है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। अगर ये कुछ वर्षों में नहीं पूछा गया होगा, तो ये 100% आएगा। ठीक है? ध्यान दीजिएगा आप लोग 100%, 110% भी मान लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है बच्चों, लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ में लेखक लेखक को नवाब साहब ने किन किन हाव भाव से महसूस हुआ लेखक को किन किन लेखक के किन किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वह उनसे तनिक भी बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। तो देखिएगा बच्चों, ये लखनवी अंदाज है, वो देखिएगा बच्चों, क्योंकि लेखक जिस डिब्बे में नवाब साहब बैठे थे, उसी डिब्बे में वो कौन चले गए? लेखक। और लेखक क्या बच्चों? लेखक भी चाहते थे कि हम अकेले में एकांत में बैठे और अपनी जो बिना पात्र का, बिना सोचे-समझे एक कहानी की गढ़ना यानी कि कहानी को मतलब तैयार करना चाहते थे। उसी प्रकार और नवाब का भी मतलब था कि नवाब तो होते हैं बच्चों क्या बड़े लोग, है ना? नवाब यानी लखनऊ के नवाब लोग वो मतलब वो क्या लिए थे? खीरा लिए थे। तो नवाब को अगर कोई खीरा खाते हुए देख लेगा, तो कितनी बेइज्जती की बात है नवाब के लिए। तो वो एकदम सबसे साइड में जाकर सेकंड क्लास की डब्बे में अपना टिकट लिए और वहाँ एकांत में जाकर खिड़की के पास बैठ गए और बैठने के बाद वो खीरा लेके बैठ जाते हैं, ठीक है? क्योंकि वहाँ जाके वो खाएँगे मतलब एकांत में कोई डिस्टर्ब हमें
नहीं करेगा। तो उसी प्रकार लेखक भी अपने रचना के लिए, अपने कहानी के लिए एकांत जगह ढूँढते थे और वो भी चल गए। तो देखिए क्या होता है, लेखक को डिब्बे में आया देखकर नवाब साहब की आँखें में असंतोष छा गया। मतलब वो नाराज़ हो गए और वो मतलब आँख फेर भी लिए थे, ठीक है? ऐसा लगा मानो लेखक के आने से उनके एकांत में बाधा पड़ गई हो। उन्होंने लेखक से कोई बातचीत नहीं की, उनकी तरफ देखा भी नहीं। वे खिड़की से बाहर देखने पर नाटक करने लगे, साथ ही डब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे। इससे लेखक को पता चल गया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने को उत्सुक नहीं है। ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ये 100% आने का चांस है। बिना 100 में से हम तो कम तो 11 किए क्वेश्चन में। ठीक है? आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, एकदम आप लोग धुर्रा नहीं उड़ा देगा ना, जो धुर्रा वही गर्दा उड़ा देगा तुम लोग, गर्दा। ठीक है? लखनवी अंदाज पाठ से क्या संदेश मिलता है बच्चों? तो लखनवी अंदाज नामक व्यंग लेखक का कहना चाहता है कि जीवन में स्थूल और सूक्ष्म दोनों का महत्व है। यानी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों का सभी का महत्व है। केवल गंध और स्वाद के सहारे पेट नहीं भर सकता। जो लोग इस तरह पेट भरते हैं और संतुष्ट होने का दिखावा करते हैं, वे ढोंगी हैं, अवास्तविक है। इस व्यंग का दूसरा संदेश यह है कि कहानी के लिए कोई ना कोई घटना, पात्र और विचार अवश्य चाहिए। बिना घटना और पात्र के कहानी लिखना निरर्थक है। ठीक है? बिना घटना और पात्र का कहानी लिखना क्या है? निरर्थक है। जिस प्रकार मतलब खीरा को छिला, काटा, अच्छा से नमक बुरका, लेकिन खाया नहीं, सिर्फ सूंघने मात्र से उसका पेट भर गया। इसी प्रकार से बिना घटना और पात्र के कहानी लिखना भी बेकार है, निरर्थक है। चलिए नेक्स्ट बात पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? 2010 में आया है, 16 में, 20 में, तो 25 में क्यों नहीं आ सकता? ये भी ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से हम पूरी तरह सहमत हैं। कई बार कोई ऐसी बात स्वतः ही होती चली जाती है जिसके विषय में ना तो हमने कभी सोचा होता है और ना कभी विचार किया होता है। वह बात बढ़ते-बढ़ते एक कहानी का आकार ले लेती है और घटना ना होते हुए भी घटित हो जाती है। देखने में वह एक मामूली सी बात होती है, लेकिन वह एक महान कथा का रूप धारण कर लेती है। तो इस बात को आप लोग भी समझिएगा कि चलते-चलते कहीं अगर कोई ऐसी घटना बीतते जाती है कि ये कहानी का रूप ले लेती है, बिना सोचे और बिना पात्र और बिना घटना का ऐसी कहानी कभी-कभी बन जाती है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा आगे क्या है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एकदम 100% नहीं भिड़ेगा तो आप लोग आके क्या कीजिएगा, जो मन करे करिए, गाली दीजिए, कुछ भी कीजिए। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, मिर्च भुरका, अत्यंत सूंघकर अंततः सूंघकर क्या किए, खिड़की के बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके किस स्वभाव को इंगित करता है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यत्न से खीरा काटना और उस पर नमक, मिर्च बुरकना और अंत में सूंघकर ही बाहर फेंक देना, ये सब नवाब साहब के अभिमानी स्वभाव को इंगित करता है, यानी कि बड़प्पन को दिखाता है। बोले हम कितना बड़ा है, ठीक है? और ठीक है, ऐसा करने के पीछे उनका उद्देश्य संभवतः लेखक को नीचा दिखाना तथा अपनी खानदानी रईसी का परिचय देना था। ठीक है? इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है? नेक्स्ट बात की ये मतलब वो रईसी दिखाना, मेन मकसद क्या था उनको? अपने आप को बड़प्पन दिखाना कि जो नवाब लोग हैं वो खीरा खाते हैं, सूंघने मात्र फेंक देते हैं इसको। मतलब ऐसे लेते हैं, शौक के लिए लेते हैं। चलिए, वह कौन-सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना अपनी आँखों पर विश्वास हो पाया और ना अपने कानों पर विश्वास हो पाया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा 15-17। ठीक है? एक बार ऐसा हुआ कि लेखिका के आंदोलनकारी व्यवहार से तंग आकर उनके ने कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम क्या था बच्चों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। ठीक है? ने लेखिका के पिता को बुलवाया और पिता पहले से ही
लेखक के विद्रोही रुख से परेशान रहते थे। उन्हें लगा कि ज़रूर इस लड़की ने कोई अपमानजनक काम किया होगा, इस कारण उन्हें सिर झुकाना पड़ेगा। इसलिए वे बड़बड़ाते हुए कॉलेज गए। कौन? लेखिका के पिताजी। आगे पढ़ेगा, ठीक है? जब जब वे कॉलेज गए तो उन्हें पता चला कि उनकी लड़की तो सब लड़कियों की चहेती नेत्री है। यानी कि उनकी लड़की के पीछे कितने हज़ारों के लोग उनको फ़ॉलो करते थे, उनका बात को सुनते थे। सारा कॉलेज उसके इशारे पर चलता चलता है। लड़कियाँ प्रिंसिपल की बात भी नहीं मानती और केवल उसी के संकेत पर चलती है। इसलिए प्रिंसिपल के लिए कॉलेज चलाना कठिन हो गया है। यह सुनकर पिता का सीना गर्व से फूल उठा। वे गदगद हो गए। उन्होंने प्राचार्य को उत्तर दिया, यह आंदोलन के वक्त की पुकार है। इन्हें कैसे रोका जा सकता है? लेखिका पिता के मुख से ऐसी प्रशंसा सुनकर विश्वास न कर पाई। उसे अपने कानों पर भरोसा ना हुआ। यही बात जो उनके पिताजी जो उनका जो बड़ाई कर दी ना, उनका जो प्रशंसा कर दी बच्चों, ये बात उनके कानों पर यानी कि कानों और ये क्या बोलते हैं, इस पे भरोसा नहीं हो पाया, ठीक है? चलिए, उसे तो यही आशा थी कि उसके पिता उसे डाँटेंगे, धमकाएँगे तथा उसको घर से बाहर निकलना बंद करवा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसके बिल्कुल विपरीत हो जाता है, ठीक है? आगे ध्यान दीजिएगा लेखिका लेखिका मन्नू, ठीक है? मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन-किन व्यक्तियों का किस रूप से प्रभाव पड़ा लिखिए, यानी लिखने बोल रहा है, ठीक है? तो ये भी देखिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, ये भी क्वेश्चन 25 के लिए कोई डाउट नहीं है, आ सकता है, ठीक है? लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से 2 व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। पिताजी का प्रभाव, लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने, बिगाड़ने में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने लेखिका के मन मन में ही हीनता तथा भावना पैदा की। उन्होंने ही उसे शक्की बनाया, विद्रोही बनाया। उन्होंने ही लेखिका को देश और समाज के प्रति जागरूक बनाया। वो क्या करते थे, जब उनका मीटिंग होता था बच्चों, उनके पिताजी का, तो वो भी साथ में वहाँ जाती थी, चाय-पानी देती थी, तो उस चीज़ को सुनती थी, समझती थी और उसको दिमाग में रखती थी, ठीक है? उसे रसोई रसोई घर और सामान्य घर गृहस्थी से दूर एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व दिया। लेखिका को लेखिका को देश के प्रति जागरूक बनाने में उनके पिता का ही योगदान है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है बच्चों? यानी कि उनके पिता का उनके जीवन में, उनको आगे बढ़ने में बहुत बड़ा एक रोल है उनके पिताजी का। शीला अग्रवाल कौन थी बच्चों? उनकी टीचर थी। का प्रभाव लेखिका को क्रियाशील, क्रांतिकारी और आंदोलनकारी बनाने में उनकी हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल, हिंदी अध्यापिका कौन थी बच्चों? शीला अग्रवाल का योगदान है। शीला अग्रवाल ने अपनी जोशीली बातों से लेखिका के मन में बैठे संस्कारों को कार्य रूप दे दिया। उन्होंने लेखिका के खून में शोले भड़का दिए। पिता उसे चारदीवारी तक ही सीमित करना चाहते थे, परंतु शीला अग्रवाल ने उसे जनजीवन में खुलकर विद्रोह सिखा दिया, ठीक है? यानी कि शीला अग्रवाल जो है बच्चों, वो हिंदी की इसी टीचर थी, जो उनको जानकारी दी आंदोलन का, मतलब किस प्रकार देश में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसको इस प्रकार वो ट्रेंड की, इस प्रकार तैयार की कि वह एक मिसाल बन गई और वो एक बहुत बड़ी लीडर के रूप में आगे उभर कर आती है। और वो दौर था बच्चों कि लास्ट में आज़ादी मिल जाती है, जिसके बाद ये लेखिका का बाग दब जाता है। लेकिन वो उस समय ट्रेंडिंग में थी, अपने यानी आज़ादी से पहले। आगे चलते हैं, आगे क्या है देखिए। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आगे क्या है? काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? यानी कि काशी में कौन से ऐसे परिवर्तन हो रहे थे बच्चों, जो बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? तो ये देखिए क्वेश्चन 2009, 11, 13, 15, 19, 22। तो बच्चों क्या आएगा कि नहीं आएगा? बोलिएगा कमेंट करके, अपने बोलिएगा। हर 2 साल में एकदम 100 में 200% मान लो, एकदम कंफर्म आएगा तो कंफर्म आएगा, लॉक कर दो। नहीं आएगा गोली मारो हम, लेकिन देख लो। चलो, काशी में जो संगीत, साहित्य और आदर की परंपराओं के लिए प्रसिद्ध थी, अब वहाँ की परंपराओं से में परिवर्तन आ गया था। गायकों के मन में संगीतकारों के प्रति आदर नहीं रहा। यानी कि उस समय जो गायक थे बच्चों, वो हिंदू मुस्लिम ही मुस्लिम रहते थे, तो भी हिंदू के मंदिर में जाकर, शादी में जाकर वो गाते बजाते थे, ठीक है?
मतलब और इस प्रकार से तो ये चीज़ धीरे-धीरे क्या हो रहा था, दूर होते जा रहा था। घंटों किए जाने वाले रियाज़ यानी कि अभ्यास को कोई नहीं पूछता था। संगीत, साहित्य, आदर की अधिकतर परंपराएँ समाप्त हो गई थी। इन सब को देखकर बिस्मिल्लाह खां व्यथित हो उठे। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चों कि जिस समय आपको संगीत को जिस समय यानी कि वो काशी में जो उनका महत्व था किनका? संगीत का जो महत्व था, जो आदर था, जो सम्मान था बच्चों, वो धीरे-धीरे अब गायब हो ज रहा था। इसलिए वहाँ की जो पर्यावरण था, वातावरण था, वो गायब हो रहा था। इसलिए इस बात जो है बच्चा, यही बात क्या किया है, ये आपको लेखक यानी बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे, ठीक है? व्यतीत करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा बच्चों। क्या है? बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? तो बच्चों लोक गीतों एवं देखिए ये यहाँ पे भी देख लीजिए 9, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25 जो भी आना होगा आएगा तो आएगा। ये भी ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है? लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार-बार मिलता है बच्चों। शहनाई को मंगल ध्वनि का नायक भी कहा जाता है। यानी शहनाई को मंगल ध्वनि का परिवेश प्रतिष्ठान करने वाला वाद्य यंत्र माना जाता है। इसका प्रयोग इन जगहों पर मांगलिक विधि-विधानों के अवसर पर ही होता। आज भी आप लोग देखते होंगे बच्चों कि शहरों में आजकल गाँवों में भी आ गया है ये फैशन कि शहनाई बजाई जाती है कब? जब शादी वगैरह होता है उस समय की बात, ठीक है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते थे, यानी कि इसका स्थान सबसे प्रथम आती थी। इसी कारण उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक भी कहा जाता था, ठीक है बच्चों? शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता था? ये बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता था? ये 24 में आ चुका है, तो इसका कम चांस है लेकिन कुछ-कुछ चांस है कि मतलब आ भी सकता है। आगे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि निम्नलिखित कारणों से याद किया जाता है। जैसे डुमराव विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है। शहनाई बजाने में रीड सीज यानी कि सॉरी जिस लिखा है, जिस रीड का प्रयोग होता था वह मुख्यतः डुमराव के डुमराव के सोन नदी के किनारे ही पाई जाती थी। यह रीड नरकट एक प्रकार की घास थी। एक प्रकार घास से बनी होती थी। ये जो नरकट जो होता था बच्चों, एक प्रकार की घास से बनी होती थी इसकी रीढ़, ठीक है? जो शहनाई में प्रयोग में आते थे। आगे देखिए, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, से बनाई जाती थी, घास से बनाई जाती थी। इस समय डुमराव के कारण ही शहनाई जैसा वाद्य बजता है। इस प्रकार दोनों में गहरा रिश्ता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? इसको भी देख लीजिएगा। बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी अगर एक दिन भी आप लोग कभी हिंदी नहीं पढ़े होंगे बच्चों, लेकिन यहाँ से 70% आपका नंबर आने का चांस है। एकदम 70% बोलेंगे 80 में 70 कंप्लीट। बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। तो देखिएगा बच्चों यहाँ पे क्या है, फटाफट हम इसको रीडिंग करते हैं। बिस्मिल्लाह खां के संगीत जीवन को निम्नलिखित लोगों ने समृद्ध किया। रसूल रसूल नबाई, वतुल नबाई, मामू जान, अली बख्श खां, नाना कुलसुम, हलवाइन, अभिनेत्री सुलोचना, रसूल नबाई और बतुल नबाई की गायिका ने उन्हें संगीत की ओर खींचा। उनके द्वारा गाई डुमरी और टप्पे और दादरा सुनकर उनके मन में संगीत की ललक जागी। वे उनकी प्रारंभिक प्रेरिकाएं थी। बाद में वे अपने नाना को मधुर स्वर में शहनाई बजाते देखते थे। उनकी शहनाई को खोजा करते थे। मामू जान अली बख्श जब शहनाई बजाते बजाते दम पर आते थे तो बिस्मिल्लाह खां धड़ से एक पत्थर जमीन में मारा करते थे। इस प्रकार उन्होंने संगीत में दाद देना सीखा। बिस्मिल्लाह खां कलसुम की कचौड़ी ये भी जिक्र किया गया बच्चों। तलने की कला में भी संगीत का अवरोह देखा करते थे। अभिनेत्री सुलोचना की फिल्में ने भी उन्हें समृद्ध किया है, ठीक है? तो इन लोग थे जो बच्चों, सभी लोग ने इनके जो संगीत को समृद्ध बनाया और आगे बढ़ाया।
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, सुशीलवादों से क्या अभिप्राय है? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बच्चों, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। सुशीलवाद का अभिप्राय है बच्चों, सुराख वाले वाद जिन्हें फूक मारकर बजाया जाता है। ऐसे 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 सभी छिद्र वाले वादों में शहनाई सबसे अधिक मोहक और सुरीली होती है, इसलिए उसे शहनाई अर्थात इसे सुशीलवादों का शाह कहा गया। ठीक है, आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा। माता का आंचल पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, 25 में आने का भी चांस आता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। माता का आंचल पाठ का सबसे रोमांचक प्रसंग वह है जब एक सांप सब बच्चों के पीछे पड़ जाता है, तब वे बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं और माँ की गोद में छिपकर सहारा लेते हैं। इस प्रसंग ने मेरे हृदय को भीतर तक हिला दिया। इस पाठ में गुदगुदाने वाली कई प्रसंग है, विशेष रूप से बच्चे के पिता का मित्रता पूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होना मन को छू लेता है। जैसे ही बच्चे भोज शादी का खेल खेलते, बच्चे का पिता बच्चा बनकर उनमें शामिल हो जाता। पिता का इस प्रकार का अ, इस पर, प, पिता का इस प्रकार बच्चा बन जाना बहुत ही सुखद अनुभव है, जो मन को गुदगुदा गया। यानी कि बच्चों क्या करते हैं कि जो बच्चे के जो पिता होते हैं, वो बच्चे के साथ कभी घोड़ा बन करके, तो कभी गाड़ी बन करके, तो कभी कुछ बन करके उन लोगों के साथ मिलकर और खेलने लगते थे बच्चा बन के। तो ये जो है, ये अनुभव मन को गुदगुदा मतलब जाता है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए। आपको कोई और दूसरा वीडियो देखना नहीं, एकदम ओनली फॉर ये वीडियो। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। एक ही वीडियो में सारा कहानी खत्म। माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। माता का आंचल शीर्षक पाठ में लेखक ने अपने बचपन के मधुर यादों को याद किया है। माँ की ममता, पिता का स्नेह आदि सब कुछ रहा, फिर भी माँ का प्रभाव अंत काल में संयोजित रहता है। अतः इस कहानी का अन्य शीर्षक मेरी शैशव हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपके विचार से भोलानाथ आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। बालक का स्वभाव होता है अपने हमजोली देखकर, यानी हमजोली यानी कि हम साथी, मतलब अपना जोड़ी देखकर उन्हीं के साथ रहना, घूमना फिरना, खेलना पसंद करता है। बालक भोलानाथ जब अपने पिता की गोद में सिसक रहा था, रास्ते में उसे अपने मित्र दिखाई देते हैं, तो अचानक उसका सिसकना बंद हो जाता है और अपने पिता की गोद में उतरकर अपने मित्रों के पास जाने की इच्छा व्यक्त करता है। भोलानाथ ने भी अपने मित्रों के साथ खेलना चाहता था। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री, अच्छा ये अगला क्वेश्चन हो गया, खेलना चाहता था, यही है। ठीक है, अरे बच्चों, सबसे जो जो बचपन होता है ना, बचपना बच्चों, उस समय बचपन के समय में सबसे जो ज़्यादा मनोरंजन आता है बच्चों, वो अपने साथी, अपने अपने एज के ग्रुप के जो लोग रहते हैं, उसी के साथ खेलना पसंद करते थे। ठीक है, और एकदम जाके धूल-मिट्टी में जाकर सब लोग मिल-जुल के खेला करते हैं छोटे में। आगे, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तो देखिएगा बच्चों, आप लोग इसको आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन का आंसर आराम से आप लोग देख सकते थे कि उन लोग क्या करते हैं, आज इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना गया, आज डिजिटल खेल खेलते हैं। बच्चे लोग आज तक इतना बिगड़ गए हैं कि आजकल मोबाइल में फ्री फायर खेलती है। ठीक है? तो आज का खेल और पहले का ज़माना अलग था, तो यही डिफरेंट इसमें लिखना है। माता का आंचल पाठ में माता-पिता का बच्चों के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। ये भी क्वेश्चन 100% आपका आने का चांस है। ठीक है? ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे। ठीक है? माता का आंचल में पिता माता का वात्सल्य बहुत ही सरस और मनमोहक वर्णन हुआ। बच्चे के पिता अपने बच्चे से माँ जैसे प्यार करते हैं। वे
बच्चे को अपने साथ सुलाते हैं, नहाते-धुलाते और खाना भी खिलाते हैं। उन्हें यह सब करने से बहुत आनंद मिलता है। वे कभी अपने बच्चे को डाँटते-फटकारते नहीं। वे माँ यशोदा की तरह अपने बच्चे को एक-एक क्रीड़ा क्रीड़ा मतलब बच्चों खेल, एक-एक क्रीड़ा का मतलब खेल, ठीक है? क्रीड़ा का अर्थ होता है बच्चों खेल, में पूरी रुचि लेते हैं। वे उसके एक-एक खेल को मानो भगवान भोलानाथ की लीला मानकर साथ देते हैं। पिता बच्चे से हर संभव लाड करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उससे जानबूझकर हारते हैं। कभी देखना कि खेल-खेल में क्या करते हैं, पिता हार जाते हैं तो बच्चा क्या होता है, बच्चे को बहुत खुशी मिलता है कि हम जीत गए हैं। ठीक है? इस प्रकार की घटना आपको देखने को अभी भी मिलता है। ठीक है? फिर उसे चूमते हैं, कंधे पर बिठाकर घुमाते हैं। इन सारी क्रियाओं में उन्हें बहुत आनंद मिलता है। ठीक है? ये सब देख सकते हैं। चलिए, बच्चे की यहाँ पे 1 मिनट बच्चा, यही क्वेश्चन है कि इसमें दूसरा है? यही है, पैराग्राफ चेंज करके आगे भी लिखा गया है बच्चे बच्चे की माता-पिता मानो ममता की मूर्ति है। उसे इस बात का बोध है कि बच्चे का पेट तो मांसाहारी के खिलाने से ही भरता है। यहाँ तक कि मम्मी लोग का ये भी विश्वास होता है बच्चों कि जब तक माँ के हाथ से ही खाएगा बच्चा तब मोटा-तगड़ा होगा, तभी उसका पेट भरता है, अपने हाथ से खाने से। इसलिए जब छोटे में बच्चे को माँ खुद से खिलाती है, अपने से खिलाती नहीं है। बच्चा को ये एक बार और करके इस तरह बोल के खिलाती है, ठीक है बच्चों? तो इस तरह लगता है कि तो माँ को ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मतलब मेरा बच्चे को मतलब अभी भरपेट खाया और ज़बरदस्ती खिलाते रहती है। उसका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि उसका मन बच्चे को खिलाने-पिलाने और पुचकारने-दुलारने के लिए तरसता है। वह बच्चों से लाड-प्यार करने में पारंगत वह भरपेट खाना खाए हुए बच्चे को भी अपनी वात्सल्य कला में रिझाकर ढेर सारा भोजन करा देती है। यह उसकी ममता का ही प्रसाद है कि बच्चा अपने माता-पिता के संग रहने का अभ्यासी होने पर भी माँ का आँचल खोजता है। विपत्ति में उसे माँ की गोद ही अधिक सुरक्षित प्रतीत होती है। माँ का ममतालु मन इतना भावुक है कि वह बच्चे की मतलब डर के मारे काँपते देखकर रोने लगती है। उसकी यह सजल ममता पाठक को बहुत प्रभावित करता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब धीरे-धीरे हम लोग लास्ट की ओर पहुँच रहे हैं, ठीक है? ज़्यादा क्वेश्चन बचा नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको बड़ा कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस प्रकार हम लोग देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है? देखिए, यहाँ पे क्या दिया है बच्चों कि जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं, ठीक है? इसको आप लोगों को लिखना है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है? तो देखिए 2014 में, 17 में, 18 में, 20 में और कब? 20 तक में आपको पूछा है, 19-20 में पूछा है। अरे तेरी की! ये तो लगातार पूछ रहा है बच्चों, इसलिए ये अभी भी रिपीट कर सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है? जितेन नार्गे बहुत ही जितेन नार्गे क्या है? बहुत ही कुशल ड्राइवर, मतलब जितेन नार्गे गाइड के साथ गाइड बच्चों, गाइड हम उसको बोलते हैं कि जो हमें वहाँ के बारे में वो पूरा जानकार होता है और वो वहाँ की पूरी नॉलेज को दे सकता है, आपको बता सकता है, वहाँ की पूरा जानकारी को आपको अवगत करा सकता है। तो जितेन नार्गे बहुत ही कुशल ड्राइवर है। जो गाइड था बच्चों, गाइड जो था, वो एक क्या कुशल ड्राइवर भी है। वह नेपाल का रहने वाला है। वह एक कुशल गाइड की तरह ही गंतव्य के बारे में बताता है। जब लेखिका के एक स्थान पर मुग्ध होकर ठहर जाती है, तो उसे समझाता है कि आगे इससे भी सुंदर स्थान है। वह लांगस्टॉक के व्हील के बारे में भी बताता है। जब लेखिका पहाड़ियों को देख देख उदास हो जाती है, तब वह उसे उसका लक्ष्य ध्यान दिलाता है। वह नेपाल में हुई हिंसक घटनाओं तथा मनोवासियों की भी पूरी खबर रखता है। इस प्रकार जितेन की तरह गाइड की बहुमुखी प्रतिभा का धनी कर्तव्य निभाने वाला अनुभव तथा देश के प्रति सजग होना चाहिए। यह जितेन का अनुभवी होने का फ़ायदा
जो सैलानियों की जो सैलानियों की गाड़ी को इतना धुंध धुंध में भी अंदाज से चला लाया था। इन सब के अलावा गाइड को हर स्थान का सूक्ष्म ज्ञान भी होना चाहिए। यानी सारे छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी उसके पास थी और इस प्रकार होनी चाहिए। वही एक कुशल गाइड के रूप में होता है, ठीक है? अब यहाँ देख लेते हैं क्या है कि जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की भौगोलिक स्थिति एवं वहाँ के जनजीवन के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां दी है, उसे अपने शब्दों में लिखना है। तो जितेन नार्गे उस वाहन यानी कि जीप का गाइड कम ड्राइवर था। जीप का गाइड कम ड्राइवर था, जिसके द्वारा लेखिका सिक्किम की यात्रा कर रही थी। जितेन जितेन एक समझदार और मानवीय मानवीय संवेदनाओं से युक्त था। उसने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, भौगोलिक स्थिति तथा जनजीवन के विषय में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उसने बताया कि सिक्किम बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है और गंगटोक से युमथांग की 149 किलोमीटर की यात्रा में हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों में लदी वादियों देखने को मिलती है। सिक्किम प्रदेश चीन की सीमा से सटा है। सिक्किम कहाँ है बच्चों? चीन की सीमा से सटा है। पहले यह राजशाही थी, अब यह भारत का एक अंग है। अब यह क्या है? भारत का एक अंग है, ठीक है? अब इस प्रकार से बच्चों हम लोग ये क्वेश्चन देख चुके हैं। इसका एक दो क्वेश्चन आ रहा है, उसको भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप लोग देख लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये 100% आएगा, ठीक है? गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों माना, यानी कि क्यों कहा गया है? तो ये 2009, 11, 14, 17 और 18 और 23 में देखा गया है, तो 25 में क्यों नहीं देखा जा सकता है? मेहनतकश का अर्थ होता है बच्चों कड़ी मेहनत करने वाले। बादशाह का अर्थ होता है बच्चों मनमर्जी के मालिक, अपने मनमर्जी के मनमोजी, जिसको हम लोग बोलते हैं। एक पर्वतीय स्थल है बच्चों, पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ की स्थितियां बड़ी कठिन है। अपनी जरूरतें पूरी पूरी करने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ तक कि जो वहाँ की माताएं होती है, जो स्त्रियां होती है, वो अपने बच्चे को पीठ में लाद कर और माथे पे बोझ उठाकर काम करती है, ताकि उनका जीवन यापन मतलब आसानी से हो सके। वो इतना ही कमा पाती है उनके ताकि वो अपना पेट पाल सके। उस पहाड़ी वाले क्षेत्र में अपने बच्चे को पीठ पे लाद लेती है कपड़ों से बांध कर, ठीक है? यहाँ के लोगों इस मेहनत से घबराते नहीं और ऐसे कठिनाइयों के बीच भी मस्त रहते हैं। इसलिए गंतव्य को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ये देख लीजिएगा बच्चों। प्रस्तुत अत्र वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के लिखे जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। इसको आराम से आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छा से, और इसके बारे में देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, अब यहाँ से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन लास्ट कर जाता है। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो एक बार आप लोग ये साबित करके दिखा दीजिए बच्चों कि यहाँ भी ये प्लेटफॉर्म जो यहाँ तैयार किया गया है, ये भी प्लेटफॉर्म बेस्ट है, और यहाँ पे जो आएंगे वो कभी नहीं पछताएंगे। तो एक बार जरूर यहाँ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। इस वीडियो को जितना ज्यादा होगा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? और अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, घंटी को दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जो मन करे वो कीजिए। नहीं लाइक करना है, सब्सक्राइब नहीं करना है, मत कीजिए, लेकिन वीडियो को देखिए। ये आपके जीवन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर यहाँ से ये मेरे 3 वीडियो डाला गया है चैनल पे, तीनों वीडियो आप लोग हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर ये तीनों वीडियो आप लोग देख लिए लगातार, तो 80 में 80, अपना 80 का 80 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, ये गारंटी है मेरा, ठीक है? तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।